अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रा मुझे बताएं प्लीज़। क्वेश्चन है किसी के? हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रा, नहीं है तो फिर बताएं ताकि हम आगे चलें क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग मौजूद हैं। बासिम ये सब अभी अनम्यूट हैं, इनका स्टेटस क्यों नहीं शो हो रहा मेरे पास? मेरी आवाज़ आ रही है? सर अभी ना मेरे पास राइट्स नहीं है। मैंने उनको कहा है बिलाल साहब को कि ना वो मुझे होस्ट बना दे, फिर मैं आपको राइट्स दूंगा इसका ना। अभी मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको। ओके। ये लोग खुद भी अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं सर, ये नहीं कर सकते, ये ना अटेंडेंस है तो इनके पास ये राइट्स नहीं है। अच्छा, ये ओके। अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, सॉरी खुद को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, म्यूट कर सकते हैं, ओके। ठीक सर है। कर दिया अनम्यूट सबको। ओके, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, किसी का कोई प्रॉब्लम है लास्ट लेक्चर में प्लीज तो बताइए। अमरान, मुबशिर, जहीर। अस्सलाम वालेकुम सर लास्ट टाइम वाला क्लियर है? ओके। मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक कंक्लूड किया था? आज सर हमने सिस्टम एनालिसिस करना है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शुरू किया था। एक दो तो मैं रिकैप कर दूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो पहली फेज मैंने बताई थी वो प्लानिंग थी। और प्लानिंग में मैंने ये कहा था कि हमारे पास तीन बुनियादी ऑप्शंस होते हैं हमेशा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, लेकिन मैं जस्ट एज अ स्टार्टअप के तौर पे ये बता रहा हूँ। एक ऑप्शन ये है कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो बना बनाया खरीद लें। उसको मैंने कहा था कि इस चीज़ को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ द शेल्फ सिस्टम। इसके लिए बाकायदा जो जितने भी अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं तो जो प्रोक्योरमेंट वगैरह के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस ने अगर कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदना है तो पहले वो अखबार के अंदर आरएफपी करती है। आरएफपी स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसको कुछ लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं या इनविटेशन टू टेंडर भी कहते हैं। अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो बहरहाल उसकी बेसिक्स पे उस पे क्या होता है कि जब आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर देते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो फिर आप अपने सॉल्यूशंस के प्रपोजल्स के साथ हमारे पास आए, इसलिए इसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। फिर ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 10-12 प्रपोजल्स आ जाते हैं तो फिर हम उन प्रपोजल्स में, ये मैं भी बता रहा हूँ वैसे तो अगर मैं अपना बताऊं तो हम तो प्रपोजल देने वालों में से होते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों की तरफ से बात करूं तो आप लोग वो हैं जो कि प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी मैं आप लोग बन के बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास प्रपोजल्स आए, आप लोगों ने 8-10 प्रपोजल्स आए, आपने उसमें से ये लिखा कि यार कौन सा प्रपोजल ऐसा है जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहा है
हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहा है, हमारी डेडलाइंस को भी मीट कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहा है। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बाज़ औक़ात अमूमन यही होता है कि जितनी भी कंपनीज प्रपोजल सबमिशन करती हैं तो वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल कर ही रही होती हैं, लेकिन कुछ लोग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, कुछ लोग आप लोगों की जो टाइम डेडलाइंस होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे होते हैं। तो डिपेंड, कुछ लोग आपकी कॉस्ट को फुलफिल नहीं कर रहे होते। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो प्रपोजल देने वाला है वो आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। बेसिकली ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, लेकिन हम लोगों ने एक विन विन सोल्यूशन जो है वो अचीव करना होता है कि जिसमें सारी चीज़ें हमारे पास एक मेजॉरिटी में, टू द लार्जर एक्सटेंट हम उसको अचीव कर रहे हैं। तो हमारे पास बिड्स आप लोगों के पास या आप लोगों को प्रपोजल्स आ जाते हैं। आप उन प्रपोजल्स में से क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं कि यार कौन से प्रपोजल्स ऐसे हैं। ये बहुत आसान है कि आप उन प्रपोजल्स को निकाल दें जो प्रपोजल्स बिल्कुल ही आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते। तो हम पहले स्टेज पे उन रिक्वायरमेंट्स को फिल्टर कर देते हैं या स्क्रूटनी कर देते हैं या शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं, इन अदर वर्ड्स। फिर उसके बाद अमूमन ये होता है कि हम उन लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप पीओसी के लिए आएँ। पीओसी क्या होता है? पीओसी ये होता है, या पीओसी से पहले भी हम उनको कहते हैं कि भाई पहला स्टेज क्या हो गया कि आपने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई ये कब है, जब आप बने बनाए सॉफ्टवेयर को खरीदने की तरफ जा रहे हैं। आपने अखबार में एक ऐड दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया, टेंडर दिया कि भाई लोग हमें प्रपोजल्स दें। तो लोगों के प्रपोजल्स आए आपके पास, आपने प्रपोजल्स को रिव्यू किया, शॉर्टलिस्टिंग की और फ़िल्टर आउट कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने उनको कहा कि भाई अब हमें आके आप डेमोंस्ट्रेशन जो है वो दें। तो आपने तो हम लोगों ने शॉर्टलिस्टिंग की। शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद हमने उनको कहा कि भाई अब आके आप अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दें। तो फिर लोग अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं। प्रेजेंटेशंस का मतलब होता है कि उसमें डेमोंस्ट्रेशन नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है। आई होप के फॉलो कर रहे होंगे मेरी बात को। मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वॉइस की क्वालिटी ठीक है? जी सर, आवाज सही आ रही है। अच्छा, तो जब हम प्रेजेंटेशंस ले लेते हैं तो फिर हम उसमें दोबारा शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन सी प्रेजेंटेशन किसकी सबसे अच्छी थी। पर्पस ये नहीं होता कि प्रेजेंटेशन किसकी अच्छी थी, पर्पस ये होता है कि कौन हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। ये चीज़ करने के बाद फिर हम लोगों को कहते हैं कि भाई अब आप आएँ और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करें। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने प्रेजेंटेशन में ये बताया कि जी हमारा हमारा ये आइडिया है, हम ये आपको देंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें आपका आइडिया अच्छा लगा, अब आप आके ज़रा इसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाएं। तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम सॉफ्टवेयर एक टेक्निकल सेटअप जो है वो वहाँ पे जाके डिप्लॉय करते हैं और फिर लोगों को प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देते हैं कि जो हमने कहा है, जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर की फीचर्स हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर एक्चुअली ऐसा होगा। फिर जो लोग डेमोंस्ट्रेशन में भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर उनको एक और डेमोंस्ट्रेशन के लिए बुलाया जाता है, डिटेल्ड डेमोंस्ट्रेशन के लिए। बाज़ बार ये होता है कि उनको कहा जाता है कि 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता यहाँ पे डिप्लॉय करके देखें और फिर हम ये भी बात करते हैं कि हम उन लोगों से बाज़ बार ट्रायल वर्जन रिक्वेस्ट कर देते हैं कि भाई आप हमें अपने ट्रायल वर्जन दे दें, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रायल वर्जन जो है वो 15 दिन का होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है।
तो उसमें जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं उनको कोई खतरा नहीं होता कि भाई सॉफ्टवेयर अगर हमने ट्रायल वर्जन दे दिया तो ये ना हो कि हमारे पैसे गायब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायल वर्जन के बाद कुछ कंपनीज आती हैं, अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन तक ही जाती हैं और उसके बाद फिर वो फाइनल कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी फाइनेंशियल नेगोशिएशन होती हैं, जो टर्म्स होते हैं वो सेट होते हैं। तो बाज़ औक़ात 2 से सर 3 स्क्रीन महीने शेयर नहीं हो रही। हाँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर भी नहीं रहा। तो सर वो जो टाइप करते हैं उससे जरा ये क्लियर हो जाता है, चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ आ जाती है ना इस तरह। ओके, मैं करता हूँ। वैसे बाकी जो आप लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स, उनका क्या कहना चाहिए, कैसे वो लोग कराते हैं प्रेजेंटेशन? मोस्टली आप लोगों को क्या ओपिनियन है कि एक ऑप्शन तो ये है कि प्रेजेंटेशन खोल लें और उनको चलाएं, दूसरा ऑप्शन मैंने तो फिर ये निकाला हुआ है कि मैं जो टाइप करता हूँ ताकि जो बोलता हूँ चीजें सर मैंने पहले बात क्लासेस ली हुई हैं ऑनलाइन ना, कोविड के दौरान मैनेजरियल अकाउंटिंग की। तो नवीद और रहमान साहब हमें पढ़ाते थे, तो वो जो है वो उस पे कराते थे। एक्सेल पढ़ा रहे हैं ना सर, जिस तरह वर्ड पे टाइप करते हैं सारा, वो सबसे सर बेस्ट, उससे हमें समझ भी आ जाता जो है। और टाइप सर करता है जिस तरह आप टाइप करके बताते, क्योंकि वो भी ऐसे ही सर, वो एक्सेल पे शीट बनाते थे और फिर हमें सॉल्व करवाते थे क्वेश्चंस। और एक और सर पढ़ा रहे हैं दूसरे, अभी उनसे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनकी कुछ भी समझ में नहीं आती। वो रीजन ये है कि वो स्लाइड्स शो कर देते हैं और उससे कुछ समझ में भी नहीं आता। सर एक्चुअली तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट की डिमांड पे कि भी आप सब्जेक्ट कौन सा कर रहे हैं। जैसे एडवांस फाइनेंशियल कंजम्स आप करवा रहे हैं तो वो राइटिंग पैड यूज़ करते हैं। और इसी तरह ये हमें जो लॉ के टीचर हैं हमारे कैसर साहब ऑनलाइन करवा रहे हैं, वो सिर्फ स्लाइड शो करते हैं साथ में अगर उन्हें समझाना हो। तो सर हर सब्जेक्ट की डिफरेंट डिमांड है, तो मेरा ख्याल है कि MIS के लिए जिस तरह आप लेके चल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज असल में मेरे पास जो मशीन है उस पर मेरा ऑफिस का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो मैं नोट पैड की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। खैर इतना मसला होगा नहीं उस पर। जी सर बिल्कुल, वो भी ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जी पिछले जो सेशन था ना उसमें सीसा से जो ना MIS को करवाया गया था कंप्लीट, और आप जो है ना ICME की बुक से करवा रहे हैं। तो सर जो पिछले जो स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने बताया कि सीसा के थ्रू ज़्यादा पेपर आया है एग्जाम में। तो मैं सर ये तरह कंफ्यूज थी कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा किस में क्लियर है, ICME की जो आपने सर बुक दी है सर उसमें या सीसा में होंगे? दोबारा बताएं कि उन्होंने क्या कहा है इसमें से? सर लास्ट जो बैच था ना, लास्ट जो सेशन कंप्लीट हुआ उसमें सीसा से कवर करवाया गया था सिलेबस को हाँ, जी, और आप जो अब करवा रहे हैं वो ICME की बुक से करवा रहे हैं। तो नहीं मैं तो मैंने नहीं जो करा रहा। सर ये ICME की जो बुक है ये F2 जो सर आप हाँ हाँ पढ़ा मुझे रहे हैं मालूम है। हमें मैं कंप्लेन जी की जी मैं कंप्लेन अच्छा की जो सर आप बुक है आगे जी। जी जी तो कंप्लीट सर करें। जी सर, तो जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है उन्होंने यही बताया था कि सीसा से ज्यादातर पेपर सीसा से ही आया था। तो मैं ज़रा ये कन्फ्यूज़ थी कि कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादातर कंप्लायंसेस होंगे या फिर सीसा से हमें सीसा भी इसके अलावा पढ़नी पड़ेगी? कितने लोगों ने ये ओपिनियन दिया?
सर मेरा ख्याल है कि अनम ने जो है ना वो दोनों बुक्स को कंपेयर नहीं किया। ये जो आईसीएमए वाली बुक है ये कट कॉपी पेस्ट है सीसा का। हाँ, मैंने मैं हाँ वही जवाब तो देने वाला था। नहीं सर, असल सीसा में से इतना नहीं आता पेपर में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें, जी मैं सर। खुद किसी बुक को पाबंद नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं सिर्फ आप लोगों को, मैं उससे भी नहीं पढ़ाता। मैं बेसिकली सीजा जो है ना, आप यूँ समझें कि वो बेसिक सोर्स है सबका। तो जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो सब की सब सीजा की डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है? जी सर। अब कैप्लन ने ये किया कि कैप्लन को बेसिकली आईसीएमए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप एक काम करें कि आप हमारी जो आउटलाइन है उसके मुताबिक टेक्स्ट बुक बनाएं। तो बेसिकली इसको रिव्यू ही मैंने किया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स हैं। सीजा की जो आउटलाइन है वो बेसिकली, ये जो सीजा की बुक है वो बेसिकली सीजा की आउटलाइन के हिसाब से, ठीक है? जी सर। अच्छा, ये वाली जो बुक है ये बेसिकली आईसीएमए की आउटलाइन के हिसाब से, लेकिन इसमें जो टेक्स्ट है उसमें फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर छोड़ के और तीसरा चैप्टर छोड़ के बाकी जो मोस्टली 5 से 6 चैप्टर हैं, उन्होंने वो टॉपिक्स जो कि इनकी आउटलाइन में थे वो उन्होंने सीधा से एक्सट्रैक्ट कर लिए, ओके सर। ठीक है? तो ये बुक जी सर। बेसिकली 2 बुक्स का मजमुआ है। एक बुक है उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय जेम्स ओ ब्रेन। तो ओके। इन्होंने कुछ टॉपिक वहां से लिया है और फिर कुछ टॉपिक इन्होंने, एक और बुक है एमआईएस की, उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय स्टीवन ऑल्टर, वहां से कुछ लिया और बाकी सीधा से लिया। तो मैं तो सिर्फ सर। आप लोगों की आसानी के लिए ये बुक इसलिए बता रहा था कि इसमें जो आउटलाइन है उसके हिसाब से ही चैप्टर्स दिए हैं। अगर आप सीधा करेंगे तो सीधा में 6 चैप्टर हैं और हमारी आउटलाइन के 4 चैप्टर सीधा का एक चैप्टर भी पूरा नहीं करते। तो फिर वहां आप ओके। लोगों को टॉपिक्स को सर्च करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ओके इसलिए फिर सर। मैंने ये कहा कि आप ये अभी, अच्छा, अगर मैं फिजिकली करा रहा होता तो शायद मैं तुम्हें सीधा करा रहा होता, मैं ये कहता सर कि मैं सीधा मैं करें। यही क्यों? मैं यही पूछ रही थी क्योंकि प्रीवियस बैच जो है था ना उसमें सीसा से ही करवाया गया ना, ऑनलाइन जो कोई फर्क करवाया नहीं। ना। जी सर। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये मत समझें कि आपको सीधा, देखें, आप सीधा की बुक ले लें, कोई मसला नहीं है। जी सर। अगेन मैं यही समझा रहा हूँ कि इस बुक में और सीधा की बुक में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ हम्म। इतना है कि सीधा की बुक में जो कंटेंट है वो डिफरेंट ऑर्डर में है, यहाँ जो बुक है वो डिफरेंट, यहाँ जो कंटेंट है वो डिफरेंट ऑर्डर में है। पहला फर्क। जी दूसरा सर। फर्क कि सीधा के अंदर जो इंग्लिश है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ जो इंग्लिश है वो आसान है लेकिन उसमें गलतियाँ हैं, ठीक है? या ओके सर। ओके, तो ओके सर। ये कुछ इश्यूज हैं इन दोनों बुक्स का। तो कंसेप्चुअली दोनों ये एक ही चीज़ है। अच्छा, अब दोनों में जो गैप्स हैं उनको मैं खुद पूरा कर दूंगा, ओके सर। तो ठीक है? सर आप तो ये हमें ये मत रिकमेंड सोचो। करते हैं कि एंड ऑफ द सेशन हमें वो भी पढ़नी चाहिए पेपर मैं से आपको पहले। ये रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने पेपर क्वालिफाई करना है, चलो आप इस बुक को पढ़ें, कैप्टन वाली को। ओके। मेरे लेक्चर्स हैं, ओके। इस बुक के आखिर में जितने एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करें, सीजर जी के सर। आखिर में जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करें, और तकरीबन 100-150 एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लें, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी नहीं दूंगा, अभी दे दिया तो लोग सिर्फ उसी को तैयार करेंगे। ओके सर। सर ओके, अगर चैप्टर वाइज भी अगर ये बुक के अलावा आप एमसीक्यूज देते रहते ना तो उससे भी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। चैप्टर वाइज मैंने किए नहीं। ओके सर। ओके, चलें आगे चलते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ये नोटपैड की फाइल नजर आ रही है सबको? जी सर। यस सर। ओके, तो हमने सिस्टम प्लानिंग कर ली,
सिस्टम प्लानिंग है। सिस्टम प्लानिंग में मैंने बताया था कि 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि हम सिस्टम को कंपोनेंट ऑफ द शेल्फ सिस्टम खरीद लें। कंपोनेंट ऑफ द शेल्फ क्या है कि हम बना बनाया खरीद लें। बना बनाया खरीदने के लिए मैंने बताया कि क्या होगा, या तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। सर इन हाउस डेवलपमेंट भी क्या यही होता है? नहीं, इन हाउस डेवलपमेंट ये नहीं होता। इन हाउस डेवलपमेंट ये है कि आप खुद सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, उसको हम कहते हैं इन हाउस डेवलपमेंट। सर दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे कोर्स? सर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा कोर्स सारा? दिसंबर तक क्यों? सर एग्जाम है ना 28 को, तो अब सर 28 को होंगे ना सर दोबारा एग्जाम, मैं उसमें अपेयर होना चाह रहा हूँ तो पूछ रहा था। अच्छा, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जी सर। बहरहाल मैं चेक करके बता दूंगा। अच्छा यार, मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मशीन में कुछ मसला आ रहा है। मैं दूसरी मशीन को लॉग इन करता हूँ, तो प्रॉब्लली 2 से 4 मिनट लगेंगे। मैं उस पर मशीन पे आता हूँ, फिर कनेक्ट करता हूँ आपको, ठीक है? आप लोग यहीं सेशन में रहिएगा। हेलो जी सर, ठीक ओके है। सर। हेलो जी, ओके। कामरान भाई, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। कामरान साहब, मेरी बात का गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन सर एक्चुअली ना आपकी तरफ से बाज़ औक़ात काफी शोर आता है, तो म्यूट मेरी कर ले तरफ से किसी दिन। हाँ, मेरा तो अभी भी म्यूट था जब नहीं आपने अभी क्वेश्चन म्यूट किया। था ना, लेकिन हाँ, अक्सर जो है वो आपकी साइड से काफी शोर आ रहा होता है। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा खाइफ किस से तरह का शोर? सिर्फ पीछे बैकरूट से शोर आता है बाजू का। मैं रूम में अकेला हूँ। यार जब आ रहा था तो आपकी तरफ आपका नाम ही शो हो रहा था, जब तक सर ने स्क्रीन नहीं थी शेयर की, तो मैंने कहा चलिए आज सर नहीं है तो मैं कहूँ, क्योंकि पता क्या है, बाकी क्लासेस के अंदर कोई भी टीचर माइक इस तरह हाँ, अनम्यूट नहीं करते। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, रूखा सा है, तो खुश्क सा सब्जेक्ट है, तो बेहतर है कि सर अगर हमें चांस देते हैं तो हम इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये जितनी भी बातें हो रही होती हैं ये सारी रिकॉर्डेड होती हैं, तो बाद में ये लेक्चर जो है वो लोगों के पास जाता है। तो अगर सर इस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मेरा ख्याल है कि भाई हम सब लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए। तो बाकी सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस चांस को जाने ही नहीं दें, इसको जो है वो अच्छे से अवेल करना चाहिए हमें।
अभी किसी ने कहा था कि दिसंबर में एग्जाम होंगे, क्योंकि आज मुझे पता चला था कि मार्च में अब नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी, दिसंबर में नहीं होगी। किसने कहा था दिसंबर में हो रहे? मैंने कहा था दिसंबर में होगी अटेम्प्ट। हाँ जी शरोज, होगी अटेम्प्ट दिसंबर में? जी दिसंबर में होगी, क्यों नहीं होगी यार। क्योंकि अभी कह रहे थे, क्योंकि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो वो फैसलाबाद नहीं कैंपस नहीं से नहीं, बता ऐसा रहे कुछ भी नहीं है, वो होंगी सारी अटेम्प्ट। बल्कि अब तो ये है कि मैं आज मतलब अब वो हर मंथ होना शुरू हो जाएंगी अब अटेम्प्ट नहीं। मेरे ख्याल से इसके बाद। हाँ हाँ, आप देंगे। आप कब से नहीं गए पेपर देने? यार मेरा क्या, मैंने तो 15 साल से पेपर ही नहीं दिए। तो इसीलिए ना आपको अभी नहीं पता। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लूं। जी अभी तो मतलब वो अब तकरीबन इसके बाद तो ये होगा कि हर हर महीने एक अटेम्प्ट होगी। सब सब्जेक्ट्स की? जी सबकी ऐसी होगी अब। चलो ये तो अच्छा बेसिकली हो गया। हर अटेम्प्ट के चांस को अवेल नहीं करना चाहिए मेरे नज़दीक। जब आप चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, तैयारी हो जाए, तो उसके बाद दे देंगे तो अच्छी बात है। हर महीने अटेम्प्ट आने का सर मतलब मैंने ये नहीं है कि जी जी हर महीने ही जाया जाए एग्जामिनेशन। बेहतर है कि भाई एक दफा ही जाया जाए और क्वालिफाई होके आ जाया जाए। जी सर, मुझे ये इसमें कह रहे, मसला नहीं हो रहा। मैंने पहले भी सिस्को किया हुआ है सर, सारा लेवल 4 क्या तक। किया? सिस्को CCNA। तो सिस्को का इससे क्या ताल्लुक? सर काफी हद तक कंप्यूटर की चीजें तो उसमें भी आती हैं। नहीं, मैं इसलिए थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो ये जी पूछ सर। रहा हूँ कि आप ICMM में करके आपने CCNA क्यों किया? तो सर CCNA मैंने पहले कर लिया था, फिर मैं इसकी तरफ आया। तो फिर ये क्यों किया? ICMM क्यों कर रहा है? सर बस इस पे सर उसमें जॉब इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी किसमें? CCNA में सर। हाँ, तो CCNA में जॉब कौन कहता है कि कौन मिलती है? इसीलिए सर मैं इस तरफ आया। ओके, चले। लेकिन बहरहाल, ये CCNA जो है वो बेसिकली एक स्किल है। नेटवर्किंग है ठीक है। सर। जी सर। आ, और दूसरा ये कि अब वो, और सबसे बड़ी चीज ये कि जो सिस्को जो CCNA है वो बेसिकली एक वेंडर का है। फॉर एग्जांपल हम्म, सिस्को जो कि नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाता है, उसने सर्टिफिकेशन दी हुई है। इसका मतलब है कि जहां सिस्को, अगर सिस्को की डिवाइस नहीं है तो फिर CCNA भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी चीज जो कि किसी एक कंपनी की प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड हो, वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। ये इसी तरह ही है कि आप हवावे की जो ट्रेनिंग्स हैं वो कर लें। अब जब तक हवावे है तो ठीक है, हवावे को कोई वैसा है। प्रॉब्लम हुआ तो सर्टिफिकेशन भी गई। इसीलिए जो सीजा है, सीजा में और CCNA में आप जो ये अगर कंपैरिजन देख रहे थे, तो ज़मीन बहुत आसमान का ज्यादा। फर्क है। रीजन बीइंग के CCNA ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी मतलब सर एक प्रोडक्ट का है, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ उनके एक प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली अप्लाई होता है, सी। सिस्को राउटर्स के ऊपर। और सीजा जो है वो सब पे अप्लाई होता है, जो ऑडिटर्स हैं, अरे मुझे तो इंफॉर्मेशन मौका दे मैनेजमेंट दो। सिस्टम। अच्छा सर सीसी जी बोले आप। CCNA जो है वो बेसिकली OEM बेस्ड है, वेंडर बेस्ड जी है, सर। प्लस जी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जी दूसरी बात ये है कि जो सीजा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, वो बेसिकली प्रोसेस बेस्ड है। जी राइट। सर। तो प्रोसेस, अगर टेक्नोलॉजी चेंज भी हो जाए तो प्रोसेस चेंज नहीं हुए करते। ये डिफरेंस जी है। सर। तो बहरहाल जी इस लिहाज से सीजा का बहुत डिफरेंस है। और ये पूरी एक डिसिप्लिन है। आप सीधा कर लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ऑडिटर बन जाते हैं बेसिकली। नहीं हाँ, जी हम आगे सर। चलते हैं। तो मैंने ये बता रहा था सर कि आप टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे चैप्टर वाइज? आप लोग पढ़ लें चैप्टर। मैंने कहा था कि तीसरा, आप लोग ये अभी तीसरा चैप्टर है ये पढ़ लें। मैं वर्बली आप लोगों से पूछूंगा। अगर वर्बली आप लोगों ने मेरे जवाब दे दिए तो समझे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ओके सर। ठीक है, तो अब आपने मंडे तक ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना। स्क्रीन शेयर हो और रही है? और सर संडे की नहीं सर, क्लास नहीं हो कब रही होती शायद। है? संडे की क्लास संडे को होती है, नहीं, टाइमिंग क्या है उसके? 4:30 साढ़े से चार से 6:40। साढ़े छः। साढ़े? 4 से 6:30। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।
तो मैंने सर आप ये लोगों जो को बताया कि जो सारे जी, फेजेस जी। हैं एसडीएलसी के, ये आप करवाएंगे हमें सारे, या हमें खुद पढ़ने हैं ये भी? अरे मुझे मौका दोगे तो मैं सब पढ़ाऊंगा, मैं अभी पहली फेज में हूँ। सही है सर, ठीक है। राइट, चलूँ आगे, इजाजत है? जी सर, बिल्कुल इतनी चलें। जल्दी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी जल्दी नहीं करता। बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि मतलब हेस्ट मेक वेस्ट, तो थोड़ा सा सुकून से चलो। इस सही है चीज सर। को जहन से निकाल दो कि तुमने 28 दिसंबर को पेपर में होना है। फिलहाल पहले तैयारी करो, अगर समझ लो तो फिर अपेयर होना। डिसीजन पहले लेना कि पेपर में अपेयर होना है और तैयारी नहीं हुई, ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। राइट, तो अब हम पढ़ते हैं, वरना ये होगा कि आपका गोल छोटा होगा, आप कहेंगे बस मैंने पेपर क्वालिफाई करना। तो बेहतर ये है कि फॉर द सेक ऑफ नॉलेज करो, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको अगर पेपर से 2 दिन पहले भी तैयारी करा दूं ना बगैर पढ़ाए, तब भी पेपर हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी नॉलेज लो, पेपर की फिक्र छोड़ दो, हो जाएगा, मैं करा दूंगा, उसकी तैयारी भी करा दूंगा। चलूँ आगे? जी जी सर, बिल्कुल चलें। ओके, अब पेपर पे कोई बात नहीं होनी चाहिए, पेपर पे सिर्फ सही है बाकी सर। लोगों को टेंशन क्रिएट होती है। ओके, तो एसडीएलसी में मैंने कहा कि सिस्टम प्लानिंग है। सिस्टम प्लानिंग के अंदर हमारे पास, सिस्टम प्लानिंग में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थे। इन हाउस डेवलपमेंट है, ये जो पहला मैंने लिखा हुआ है, नंबर 2। दूसरा ये है कि आप किसी से सॉफ्टवेयर बनवा लें, किसी से सॉफ्टवेयर बनवाने को हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और तीसरा ये है कि आप बनवाएं नहीं बल्कि बना बनाया किसी से खरीद लें, तो उसको हम कहते हैं कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम। और कुछ किताबों में इसको बेसिकली कहा जाता है एप्लीकेशन पैकेज। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अब इसमें मैं ये बता रहा था कि तीनों केसेस में, तीनों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। राइट, इन तीनों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, इसके लिए सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि तीनों ऑप्शंस का इंडिविजुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, जिसको हम कहते हैं सीबीए। उसमें आप क्या करेंगे, उसके अंदर बेसिकली कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है, दूसरे लफ्जों में इसका मतलब है कि हम एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेंगे। वो मैंने डिटेल में कल लास्ट टाइम बताया था कि 4 किस्म की फिजिबिलिटीज होती हैं। हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी निकालते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी निकालते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी निकालते हैं, और सोशाइबिलिटी फिजिबिलिटी निकालते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ये है कि हम ये निकालते हैं कि हमारा जो ऑप्शन जो हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर कितना एक्सपेंस आएगा, और उसका जो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो एक्सपेंस है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, तो हमारी जो रिटर्न है वो कितना है और वो कितने अरसे में है, तो ये हम निकालते हैं। चाहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लें, या अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है देर से है तो हम उसके बेनिफिट्स निकाल लेते हैं। बहरहाल वो बेनिफिट्स मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वो बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, आपके इन्वेस्टर का ट्रस्ट, या आपका नॉन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। बहरहाल टेक्निकल फिजिबिलिटी ये है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि जो भी ऑप्शन हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, क्या हमारे पास वो सलाहियत है कि हम उस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को चला सकते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम ये भी देखते हैं कि आया जिस टेक्नोलॉजी को हम एक्वायर करने जा रहे हैं, या जो सॉफ्टवेयर हम लेने जा रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उसकी जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, आया हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरी बात, हम ये देखते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर हम बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, जो भी ऑप्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो बाकी जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास सिस्टम्स हैं या एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ऑटोमेशन है, उनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो ये हम टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर देखते हैं। जो तीसरी फिजिबिलिटी हम देखते हैं वो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी ये है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होगा। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो ऑप्शन भी हम लेंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को या ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकता है। ये होगी तीसरी फिजिबिलिटी। चौथी ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। चौथी फिजिबिलिटी ये है सोशाइबिलिटी।
सोशेबिलिटी ये है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे लिए लीगल पर्सपेक्टिव में, हमारे सोशल पर्सपेक्टिव में, सोशल का मतलब माशरा नहीं, सोशल का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो रेगुलेटेड इन्वायरमेंट है उसके इन्वायरमेंट में कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये फिजिबिलिटी हम निकालते हैं। पांचवी फिजिबिलिटी एक और निकालते हैं बाजू का, उसको हम कहते हैं स्केजुअल फिजिबिलिटी। यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ, उसको हम कहते हैं स्केजुअल, SCHEDULE, स्केजुअल फिजिबिलिटी। ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इन हाउस, अगर मुझे सॉफ्टवेयर 4 महीनों में चाहिए, राइट, ये मेरी डेडलाइन है। अब अगर मैं इन हाउस डेवलपमेंट की तरफ जाऊं तो 4 महीने में तो शायद मैं काम भी शुरू ना कर सकूं। अभी तो 4 महीने में तो मेरी रिसर्च चल रही होगी। इसका मतलब ये है कि फिर मुझे ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मेरी टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। लेकिन अगर आपकी कोई टाइमिंग डेडलाइंस नहीं है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो फिर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये एक फिजिबिलिटी है जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है या डिसीजन लेने में इसका एक इम्पैक्ट आता है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, ये फिजिबिलिटी समझ आ गई। जब ये फिजिबिलिटी हम कर लेते हैं तो फिर हम एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम अपनी मैनेजमेंट को पेश करते हैं और मैनेजमेंट फिर ये डिसीजन लेती है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद जो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते उनकी बाकायदा जस्टिफिकेशन दी जाती है। तो ये है कॉन्सेप्ट प्लानिंग का। अब आज जो मैंने शुरू में थोड़ी सी बात बताई, यहाँ तो हो गई प्लानिंग, राइट। अब मैंने कहा था कि जो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे उस ऑप्शन के लिए हम अगली फेज को शुरू करेंगे। पहले ऑप्शन में, पहली फेज में प्लानिंग में हम तीनों ऑप्शंस टेबल पर रख रहे थे। अब तीनों में से, तीन ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस निकल गए, एक ऑप्शन रह गया। अब चूंकि हमें उसका गो अहेड मिल गया, हमें उसकी एक्सेप्टेंस मिल गई, मैनेजमेंट अप्रूवल मिल गया। अब हम करेंगे क्या कि अगली जो फेज है SDLC की, अगली जो फेज है वो हम उस ऑप्शन पे लगाएंगे जिस ऑप्शन का हमें अप्रूवल रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ना खुद बनाओ, इन हाउस डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, इसका मतलब है ये ऑप्शन खत्म हो गया। मैनेजमेंट कहती है कि कंपोनेंट ऑफ द शेल्फ सिस्टम भी इनअप्रोप्रिएट है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट कहती है कि ये ऑप्शन आप इसकी तरफ जाएं, वो क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब जो हम अगला फेज है, अगली फेज है सिस्टम एनालिसिस। इसका मतलब है कि अब जो हम अगली फेज करेंगे वो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि हमने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग या सिस्टम एनालिसिस करना है। और बाकी दोनों ऑप्शंस को अब हम भूल जाएंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। क्लियर है सर? ओके, अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट फेज पे जाऊं, सिस्टम एनालिसिस, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बना बनाया खरीदना पड़े तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर बना बनाया खरीदना पड़े तो उस सूरत में प्रोसीजर क्या होगा। अभी मैं सिस्टम एनालिसिस की तरफ नहीं जा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमें COTS करना पड़े तो हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा था कि COTS में सबसे पहला काम क्या होता है कि कंपनी जो है जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो RFP करती है। RFP क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। उसके बाद जो कंपनीज RFP में इंटरेस्टेड होती हैं वो कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं, वो कंपनीज अपना प्रपोजल सबमिट करती हैं। प्रपोजल सबमिशन होता है। प्रपोजल जब सबमिट हो जाता है तो प्रपोजल सबमिट कौन करता है, प्रपोजल सबमिट करता है वेंडर।
और वेंडर को हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब जिस तरह मैं जिस कंपनी में हूँ तो वो बेसिकली वेंडर है, हम कम सर्विसेज देते हैं। क्या सर्विसेज देते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो हम वेंडर हैं। अच्छा, हम आरएफपी किसने मांगा? आरएफपी जिस कंपनी ने मांगा, हमारे लिए वो क्लाइंट है, वो आप लोग हैं, लेकिन हम उसको स्पॉन्सर भी कहते हैं। तो अब आपको ये लफ्ज़ याद होनी चाहिए, स्पॉन्सर वो जिसका पैसा लगा हुआ है, क्लाइंट हमारे लिए वो क्लाइंट है। आपकी हम ये ज्यूम कर लेते हैं ये बिजनेस प्रोफेशनल्स हो गए, आप लोग बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग स्पॉन्सर्स हैं, आप लोग क्लाइंट्स हैं। हम कौन है? हम आईटी प्रोफेशनल्स हैं। हम कौन है? हम वेंडर्स हैं। हम कौन है? सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आप हमारे क्लाइंट हैं, हम आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। आरएफपी कौन करेगा? स्पॉन्सर करेगा। हम क्या करेंगे? प्रपोजल सबमिट करेंगे। आप क्या करेंगे? आप प्रपोजल रिव्यू करेंगे। प्रपोजल रिव्यू कैसे करेंगे? सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे होंगे उनको आप फिल्टर कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपने जो इनअप्रोप्रिएट थे वो आपने फिल्टर कर दिए, और जो अप्रोप्रिएट थे उनको आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। एक ही बात हो गई। उसके बाद आपने उन लोगों को कहा कि भाई आप आएँ, और उनको आपने इनविटेशन फॉर प्रेजेंटेशन दिया। हम प्रेजेंटेशन देने के लिए आए। आपको प्रेजेंटेशन में जिसकी प्रेजेंटेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बल्कि प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मीट की, आप उनको क्या करेंगे? अगेन आप उन लोगों को इनवाइट करेंगे, इनविटेशन फॉर पीयूसी। पीयूसी क्या है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इसको हम बाजुगात डिमॉन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। आसान लफ्ज़ों के लिए आप इसको कह लें प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। तो आपने उनको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया। जब उसमें से जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए उनको फिर आप क्या करेंगे? उनके साथ आप बिजनेस नेगोशिएशंस करेंगे। और जिन लोगों के साथ नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाएंगी उनके साथ आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये क्या होता है? ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिस पे हम दोनों, जो कि किसके दरमियान होता है? क्लाइंट और वेंडर के दरमियान होता है, जिसमें ये तमाम मेंशन होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और डेडलाइन क्या होगी, उसके अलावा सर्विस चार्जेस क्या होंगे, और पेमेंट्स कैसे होगी। ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है, राइट। तो हम इसको कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब अगर कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है, रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करती, हम रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते, हम सॉफ्टवेयर देते हैं वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करती, तो एग्रीमेंट ख़त्म तस्वुर किया जाता है। तो बाज़-औक़ात तो ये लिखना, ये जो एग्रीमेंट है इसको लिखते हुए बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ फिर आगे आपकी टर्म्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये वो तरीका हो गया कि ये वो स्टेप्स हैं जो कि हम क्या करते हैं, कंपोनेंट ऑफ द शेल्फ करते हैं। तो ये अब आप बुक्स में पढ़िएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मैंने बातें बताई हैं। मैं तो फिर यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि बुक में ये चीज़ कहाँ थी। ये हमने देखें फेजेस कर ली, सिस्टम प्लानिंग हमने कर लिया, एनालिसिस हम शुरू करते हैं।
लेकिन ये जो भी मैंने टॉपिक कराया है ये कहाँ है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये है रिव्यू ऑफ द एक्विजिशन प्रोसेस ऑफ द आउटसोर्स सॉफ्टवेयर। ये वही जो मैंने बताया, मैंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का, इन्होंने सॉलिसिटेशन ऑफ प्रपोजल्स का, सर बुक एक वाली बात है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा ओके, अब हो रही है? जी सर। ठीक है, तो एक मिनट। अच्छा, आरएफपी किया, प्रपोजल सबमिशन किया, प्रपोजल रिव्यू किया, इनविटेशन फॉर प्रेजेंटेशन किया, इनविटेशन फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं यहाँ पे, ये मैं बताता चलूँ। एक ऑप्शन ये होता है कि आप हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि जी आप हमारे यहाँ के डेमोन्स्ट्रेशन दें। एक ऑप्शन क्या होता है कि हम आपको ट्रायल वर्जन ऑफर कर देते हैं। ट्रायल वर्जन क्या होता है कि हम आपको सॉफ्टवेयर दे देते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, फिर हम आपको ट्रायल वर्जन भी देते हैं। वो अमूमन 15 दिन का होता है। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर खुद ही एक्सपायर हो जाता है। हम आपको कहते हैं कि 15 दिन है, आप यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपको अंदाज हो। इस ट्रायल वर्जन को यूज़ करने को बेसिकली हम कहते हैं सिस्टम वॉक थ्रू। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर आप बिजनेस नेगोशिएशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेगोशिएशन फाइनल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं, तो आपको अपनी साइड सेव करनी है। उसके लिए क्या है, सॉफ्टवेयर तो बन गया, आपने सॉफ्टवेयर आपने उसी वेंडर को सिलेक्ट करेंगे जिसका सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। इसका मतलब ये है कि अब सॉफ्टवेयर में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला क्या आएगा, एक्चुअल आती है, उसको कहते हैं मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाता है, पहली बात कोई एरर आ जाता है, एरर को हम कहते हैं बग, या आपकी कोई नई रिक्वायरमेंट रेज हो जाती है, आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, न्यू चाहिए, या आप कहते हैं कि जी ये नया फीचर इसमें डाल दें। अब उस सूरत में आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी प्रॉब्लम आया है, बग आ गया है, एरर आ गया है, इसको रिजॉल्व कर। ठीक है, रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है, इसको इनकॉर्पोरेट कर दें, ये फीचर है, ये नया फीचर बिल्ड कर दें। अब आप जब कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तो क्लाइंट उस रिक्वेस्ट के केस में, जो वेंडर है सॉरी, वो आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स देता है, और उस रिस्पॉन्स में, वो जो रिस्पॉन्स है, शुरू शुरू में तो रिस्पॉन्स अच्छा होता है, तो उस रिस्पॉन्स में कंसिस्टेंसी कितनी है। ये तो नहीं होता, बाज़ औक़ात क्या होता है कि वेंडर्स जो हैं वो बेसिकली शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा अपने आप को पेश करते हैं, बाद में उन्हें जब पता चलता है कि जो क्लाइंट है वो ट्रैप हो गया है, तो उसके बाद वो उनको बहुत ज़्यादा पुअर सर्विसेज देते हैं। मतलब आपने कहा कि जी ये प्रॉब्लम आया, इसको रिजॉल्व करो, हो सकता है कि वो 2 माह, डेढ़, 1 हफ्ता, 2 माह तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, आप जब कोई प्रॉब्लम कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो वो आपकी कंप्लेन के अगेंस्ट कोई एक्शन ही ना ले, राइट। तो ये अब क्या है कि उनका रिस्पॉन्स है, वो सपोर्ट कितनी दे रहे हैं आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमें इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि जो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट है या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन बिहेवियर है वेंडर का, वो हमारे साथ कैसा है, वो कौन डिफाइन करेगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ कोई इशू है तो मुझे बताएं। ओके, अब मैं बुक से बताता हूँ। बुक शेयर हुई है।
जी सर। ओके, जब हम कॉन्ट्रैक्ट किसी वेंडर को देते हैं ना, या आप किसी वेंडर को दें, तो आप उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी देखें। अगर एक कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब है शायद वो किसी को भी बंद हो सकती है। अब आपने कंपनी से सॉफ्टवेयर लिया और वो बंद हो गई, आप तो गए। तो अमूमन हम इसलिए कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो बड़ी कंपनी से ही सॉफ्टवेयर लेती हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसमें अगर डिटोरेशन भी आए तो ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो अभी हमने क्या टॉपिक पढ़ा, हम प्लानिंग भी पढ़ ली। प्लानिंग के जो तीसरा ऑप्शन था, कंपोनेंट ऑफ द शेल्फ सिस्टम, उसका ही हमने पढ़ लिया, रिव्यू ऑफ द एक्विजिशन प्रोसेस ऑफ आउटसोर्स सॉफ्टवेयर। मैंने कहा था प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये बुक वाले कह रहे हैं सॉलिसिटेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल एवेल्युएशन, सिस्टम वॉक थ्रू, मैंने कहा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, वेंडर एवेल्युएशन, वेंडर स्टेबिलिटी एवेल्युएशन, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, ऑन साइट विजिट टू पैकेज यूजर्स, सपोर्ट एवेल्युएशन, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, फाइनल पैकेज सिलेक्शन, डिसीजन अप्रूवल। वही बात है जो मैंने सारी बातें बोली, सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। जो प्रैक्टिकली हम करते हैं वो मैं वो बता रहा हूँ। कोई मसला यहाँ तक समझ आई बात की? ओके, अब हम वापस चलते हैं सिस्टम एनालिसिस की तरफ। ओके, प्लानिंग हो गई, हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या करना है, बना बनाया लेना है, बनवाना है या खुद बनाना है। हम इज्यूम कर लेते हैं कि ये डिसाइड हो गया कि हमने दूसरों से बनवाना है, तो हमने क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग करनी है। अब आप समझें, बिजनेस प्रोफेशनल है, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैंने आपको सॉफ्टवेयर बना के देना है और आपने मुझसे बनवाना है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, चले सिस्टम एनालिसिस। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ये लिखें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सबसे पहला काम सिस्टम एनालिसिस में क्या है कि हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है। कौन रिक्वायरमेंट गैदर कौन करेगा, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे हम, हमसे मुराद आईटी प्रोफेशनल। रिक्वायरमेंट देगा कौन, आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपको क्या चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अब इसकी एग्जाम्पल लेके आपको समझा दूंगा। आप लोग एक बैंक है, आप मुझे कहते हैं कि हमें बैंक की सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर में क्या फीचर्स हैं। आप मुझसे कहेंगे कि जी, हम रिज्यूम कर लेते हैं कि एटीएम सॉफ्टवेयर आपने मुझसे बनवाना है। तो आप मुझे कहेंगे सर एटीएम, हमें ये चाहिए कि एटीएम से लोग पैसे निकाल सकें, एटीएम से लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकें, एटीएम से लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकें, फंड्स ट्रांसफर कर सकें, लोग अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर सकें, लोग जो हैं पैसे भी जमा करा सकें। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स दो किस्म की होती हैं। रिक्वायरमेंट्स कहते हैं फीचर्स को, कि आप सॉफ्टवेयर से किस किस्म के फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि पहले आप हमें रिक्वायरमेंट्स बताते हैं,
बाद में वो रिक्वायरमेंट्स फीचर्स में तब्दील हो जाती हैं। रिक्वायरमेंट्स दो तरह की होती है, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट जो आपके किसी बिजनेस के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करे, हम उसको कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जिस तरह कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, फंड्स ट्रांसफर, बिल्स पेमेंट, ये क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो फंक्शनल क्या है आपकी दोबारा पता? फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली आपकी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। समझ आई बात? ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन अदर वर्ड्स ये वो स्पेसिफिकेशन है कि जिनके बारे में आप ये चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इसको डिलीवर करे। ये फीचर्स जो जो फीचर्स आपको सॉफ्टवेयर से आप जो फीचर सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके क्या हैं? फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आप जो फीचर्स आप एक सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो हो गए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड नहीं होते। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर में जो फंक्शनैलिटी देनी है उस फंक्शनैलिटी को कैसे देना चाहिए, ये बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। व्हाट्सएप है, एक सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप मैसेज कर सकें, आप पिक्चर सेंड कर सकें, आप वीडियो कॉल कर सकें, आप वॉइस कॉल कर सकें। ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये है कि व्हाट्सएप से जितनी भी कम्युनिकेशन हो वो सिक्योर हो। व्हाट्सएप का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम हो। व्हाट्सएप का जो क्या कहना चाहिए, इस्तेमाल करने की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम हो, जिसको हम कहते हैं कि वो यूजर फ्रेंडली हो, वो ग्राफिकल हो, वो लाइट वेट हो। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर लाइट वेट है, सिक्योर है, लेकिन एटीएम का सॉफ्टवेयर है, सिक्योर है, लाइट वेट है, लेकिन फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो क्या मतलब हुआ कि जो असल काम है वो नहीं कर रहा, लेकिन उसका रवैया अच्छा है, बिहेवियर जो है वो बेहतर है। राइट? तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को, वो बिहेवियर जो से आप चाहते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सर अगर एक एटीएम सॉफ्टवेयर है तो उसकी नॉन फंक्शनल क्या होंगी सर? ओके, आप मुझे बताएं, अगर एटीएम सॉफ्टवेयर जल्दी जल्दी फेल हो जाए, आउट ऑफ सर्विस हो जाए, तो क्या वो सॉफ्टवेयर आप उसको लाइक करेंगे? नहीं। अच्छा, एटीएम सॉफ्टवेयर जो है वो भले फंड ट्रांसफर करता हूँ लेकिन जी सर। इंतहाई स्लो प्रोसेसिंग करता हूँ, क्या आप उसको लाइक करेंगे? नहीं सर। ओके, इंतहाई मुश्किल हो यूज करने के लिए। अब एक तरफ है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आप एटीएम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल करेगा, वो फंड ट्रांसफर भी करेगा, बैलेंस इंक्वायरी भी करेगा, वो ऑनलाइन पेमेंट्स भी करेगा। ये उसका बिहेवियर है, एक्चुअल बिहेवियर जो आप चाहते हैं उससे। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि वो जो बिहेवियर है उसका, वो किस तरीके से उस बिहेवियर को शो कर रहा है। मैं ऐसे ही इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आप
दावत पे गए, किसी ने आपको इशाइये पे बुलाया, उसने खाना अच्छा बनाया, खाना बनाना एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसने बहुत गैर मुहज्जब तरीके से सर्व किया, तो वो जो खाने की जो लज्जत थी वो भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना, भले उसने सही काम किया था, लेकिन उसने काम को किया कैसे, उसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका था वो बहुत पुअर था। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो सॉफ्टवेयर का एक्चुअल बिहेवियर, लेकिन उस बिहेवियर का जो रिफ्लेक्शन है उसमें आपको क्या चीजें चाहिए, राइट, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती हैं, सर सॉफ्टवेयर का जो एंसिलरी सर एंसिलरी रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं इनको अगर दूसरे कौन अल्फाज सी में? सर कौन सी एंसिलरी सर requirement? जो हेल्प सर एंसिलरी हेल्पिंग सर। आप इसको कह सकते हैं। देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है जो सॉफ्टवेयर के फीचर हैं, जो उसके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो मतलब ऐसी चीज कि सॉफ्टवेयर को ये करनी चाहिए, एनी रिक्वायरमेंट दैट अ सॉफ्टवेयर मस्ट डू, ये क्या होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। लेकिन हाउ इट मस्ट डू इट, a ATM should do the cash withdrawal, getting my point? But if the cash withdrawal is not secure, if the cash withdrawal is very slow, if the cash withdrawal is very complex, तो उस कैश विड्रॉल के फीचर का भी जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर की एक्चुअल बिजनेस बिजनेस फीचर या उसका बिहेवियर। लेकिन वो बिहेवियर एक्चुअली रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कैसे हो रहा है, ये उसकी क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर अगर सिक्योर नहीं है, वो अगर स्लो है, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक नहीं है। ये बात कुछ क्लियर हुई यहाँ तक? जी सर, बात तो समझ आ गई, लेकिन अगर आप इसको 2 लाइनों में लिखवा देंगे ना, स्पेसिफिक लिखिए, वर्ड्स आप में। लोग लिखें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैं लिखता हूँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर दी एक्चुअल, सर स्क्रीन पे स्टक हो गई है, क्या स्टेप हो गई? स्क्रीन शेयरिंग। अभी क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे? अब हो रहा है? नहीं, इवेल्युएटिंग वेंडर प्रपोजल तक वहां पर रुकी हुई है 5.5 पे। सर अभी बुक शेयर हो रही है सर। एक मिनट में दोबारा करता हूँ। अब हो रही है? जी सर हो रही है सर। ओके।
अब देखिए कुछ समझ आई? जी सर। अब एग्जांपल्स क्या हैं? फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को एफआर कहते हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को एनएफआर कहते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल कैश, ये हर सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ होंगी, मजे की बात, ठीक है। कैश विड्रॉल, आपको इससे भी समझ आ जाएगा। अभी हम एटीएम की बात कर रहे हैं, कैश विड्रॉल, फंड्स ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, एक्सेट्रा। एनएफआर क्या है? सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, यूजर फ्रेंडलीनेस, अच्छा ड्यूरेबिलिटी, अच्छा स्केलेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है उसके फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे? सेंड एन एसएमएस, सेंड, रिसीव एन एसएमएस, ठीक है। अच्छा, मेक और रिसीव अ कॉल। इसके अलावा मोबाइल सॉफ्टवेयर की दूसरी क्या है? डाउनलोड स्लैश इंस्टॉल एन ऐप, ये उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है? मोबाइल का सॉफ्टवेयर इट शुड बी फास्ट, it should be good in response, again it should be reliable, it should be secure। तो अब आप देखें कि दोनों की एफआर जो है, एनएफआर, वो सेम सेम ऐसे ही है ना? बात मेरी फॉलो कर रहे हैं? हेलो, यस सर। ओके। तो ये बेसिकली आपकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमें क्या करनी है? गैदरिंग। हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब हम पूछते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट्स पे कोई मसला आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। ये काम करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर। ये जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है, ये सारे काम किस चीज़ के हैं? सिस्टम एनालिसिस में हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग बेसिकली इन चीज़ों का नाम है। और कितनी किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? दो किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। अच्छा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी किससे? इससे पहले क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। रिक्वायरमेंट किससे गैदर करनी है? फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना शुरू करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे, और साथ साथ क्या करते जाएंगे? डॉक्यूमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे।
कुछ समझ आ रही है? तो Yes, स्टेक sir. होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया। जब ये सब चीजें रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाएंगी तो तीसरा काम हम क्या करते हैं, तो ये पहला काम हो गया स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना, रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रायोरिटाइज करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और डॉक्यूमेंट करना। यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। ठीक है, यहाँ किसी को कोई इशू यहाँ तक? No, sir. ओके, जब हम ये रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में तो ये डिफाइन कर लिया हमने। अच्छा, इसमें कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, ये भी आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, बिजनेस रूल्स क्या होंगे, वो कौन से रूल्स हैं बिजनेस के जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर असरअंदाज होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक दुकान के लिए पंजाब कोई भी मेट्रो कैश एंड कैरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जो कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे इन्वेंट्री कैलकुलेट करेगा, लेकिन हर जो आपका सेल्स टैक्स होगा या जो जीएसटी है वॉट जो भी टैक्स है वो डिफरेंट होगा। तो ये रूल्स हैं, तो ये रूल्स हमें सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा हमने क्या कर लिया, हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली। तीसरा क्या हुआ, हमने सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर लिया, सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स होंगे। चौथा हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर की बिजनेस रूल्स को आइडेंटिफाई कर लिया जो कि रिक्वायरमेंट्स के ऊपर असरअंदाज होंगे। फिर अगला काम टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हम कोई शख्स हमें कहता है कि भाई हमें मोबाइल ऐप चाहिए। ठीक है, तो अब हम उससे पूछेंगे भाई आपको मोबाइल ऐप जो है वो गूगल ऐप चाहिए या आपको एप्पल के लिए ऐप चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम गूगल के लिए ऐप बनाएंगे तो वो एंड्रॉयड कंपेटेबल होनी चाहिए, लेकिन अगर हम एप्पल के लिए बनाएंगे तो वो iOS कंपेटेबल होनी चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक, उसके बाद हम यूजर से ये पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। ये शुरू में पूछ लेते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं, पूछते हैं कि भाई जब हम सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो तुम सॉफ्टवेयर को फाइनल एक्सेप्टेंस करने के लिए सॉफ्टवेयर को किन पैरामीटर्स के अगेंस्ट एवेलुएट करोगे, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या होगा, एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होगा। इसको हम एवेल्युएशन क्राइटेरिया भी कहते हैं। और बेसिकली हम बाजुकात ये भी पूछते हैं कि फाइनल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करोगे। तो ये हम उससे बातें पूछते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, सर टेक्नोलॉजिकल सर दोबारा बताएं। टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हम सॉफ्टवेयर से ये पूछते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कभी एक मिसाल दी है कि वो कहता है कि जी आपने हमें ऐप बना के देनी है, मोबाइल ऐप। तो हम उससे पूछेंगे कि भाई आपकी जो ऐप है वो नोकिया के फोन्स पे चलेगी, वो एंड्रॉयड पे चलेगी, वो एप्पल के फ़ोन पे चलेगी, किस ऐप पे चलेगी। अगर हमने एप्पल के लिए ऐप बनानी होगी तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी में से ऐप को डेवलप करेंगे, लेकिन अगर वो ऐप गूगल के लिए चलेगी तो उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बनाना पड़ेगा। तो हमने फिर उनसे ये पूछना है कि आप किस रिक्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अब मैं वेबसाइट के हवाले से बताता हूँ। हम जब किसी की वेबसाइट बनाते हैं तो उससे पूछते हैं कि भाई वेबसाइट जो है वो स्टैटिक होगी या डायनेमिक होगी। हम उससे पूछते हैं कि जो वेबसाइट है उसके साथ जो डेटाबेस होगा उसका डीबीएमएस क्या होगा। तो ये चीज़ें फिर कुछ कंपनीज हमें कहती हैं कि भाई आप
विंडोज़ के इन्वायरमेंट के लिए हमें एप्लीकेशन ना बना के दें, आप लाइनक्स के इन्वायरमेंट के लिए हमें एप्लीकेशन बना के दें। तो हम उनसे फिर ये पूछते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब अगर एक जैसे गेम्स की सीडीज के पीछे लिखा होता है कि इतनी रैम चाहिए और इतना सीपीयू और जीपीयू चाहिए, हार्डवेयर तो वो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है, सही राइट, वो सर। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स, सही सर। तो वो हम उससे पूछते हैं। तो हमने उससे स्टेक होल्डर, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, रिक्वायरमेंट कर देंगे, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, मॉड्यूल्स को अच्छा मॉड्यूल्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर की इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स क्या होंगी, और अगर कोई प्रोसेसिंग कंडीशन है तो वो क्या है, ये हम उनसे पूछते हैं। ये क्या है ये फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। जब हम ये सारी रिक्वायरमेंट कर लेते हैं तो फिर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को बेसिकली हम कहते हैं रिपोर्ट फॉर्मुलेशन। हर फेज के आखिर में कोई ना कोई आउटपुट होगी, उस रिपोर्ट को बेसिकली हम कहते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। फिर हम वो मैनेजमेंट को भेजते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू, मैनेजमेंट उसका अप्रूवल करती है या उसको कहती है कि इसमें ये मॉडिफिक इसको अपडेट कर लें, तो वो चीज़ें फिर हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ठीक है, या आपने यहाँ पे लिख लिया सबने, कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। जी सर, जिस तरह आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट की एग्जांपल दी, प्लीज एक आधी और एग्जांपल दे दें जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि जी आपने, क्योंकि मोस्टली जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अच्छा अब आप ये कहते हैं कि जी मुझे कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। अब मैं ये पूछूंगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम उससे बनवाना है तो क्या आपके पास कोई पहले से इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है? आप कहते हैं हाँ जी चल रहा है। मैं आपका फिर अगला सवाल ये पूछूंगा कि भाई वो विंडोज बेस्ड है या लाइनक्स बेस्ड है? आप कहते हैं जी विंडोज बेस्ड है। मैं कहता हूँ ओके। फिर मैं ये सवाल पूछूंगा क्या उन दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में डाटा शेयर होगा? आप कहते हैं हाँ जी होगा। फिर मैं ये पूछता हूँ कि जी पिछला वाला जो सॉफ्टवेयर, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसके डाटाबेस किस में है? आप कहते हैं ओरेकल के अंदर। अब अगर मैं आपसे ये ना पूछता कि ओरेकल में है और मैं डीबीएमएस में मैं आपका डेटाबेस बना देता एसक्यूएल के अंदर, तो ये तो आपस में कंपेटिबल ही नहीं है। तो फिर हमें टेक्नोलॉजी पूछनी है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फिर हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। आप मुझे कहते हैं कि गेम बना दें। अच्छा, अब जब मैं गेम की ऐप बनाता हूँ तो आप कहते हैं कि जी ये तो मल्टीप्लेयर होगी। अब जब भी मल्टीप्लेयर होगी तो मैं कहता हूँ कि जी ये, और इस पे जो प्लेयर्स हैं, अब मल्टीप्लेयर के लिए अगर आप एक गेम बनाते हैं तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आपको कितने सर्वर्स, कितनी मशीन्स के ऊपर इसकी सपोर्ट चाहिए, कितने यूजर्स होंगे, ये नेटवर्क पे होगी या नेटवर्क पे नहीं होगी? आप कहते हैं नेटवर्क पे होगी। अब आप कहते हैं अगर ये नेटवर्क पे चलेगी तो इसका मतलब ये कि अब मुझे ये करना है कि मुझे इसको जावा में बनाना होगा, क्योंकि जावा के अंदर नेटवर्किंग सपोर्ट बहुत अच्छी है। इसी तरह हम उससे कहते हैं कि जी मुझे कोई नेविगेशन मैप चाहिए, नेविगेशन कोई ऐसी सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मैप्स हो, जैसा करीम की ऐप है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिसमें इमेज प्रोसेसिंग या मैप प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो, राइट? तो मैं आपसे रिक्वायरमेंट्स लेके उसके हिसाब से सूटेबल टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करूँगा। आप कहते हैं कि जी मुझे सॉफ्टवेयर जो है वो एक, क्या कहना चाहिए, अच्छा अब कोई पेट्रोल पंप वाला है मुझसे कहता है जी सॉफ्टवेयर बना दो, तो अब वो सॉफ्टवेयर चलना कहाँ पे? उसके डिस्पेंसर के अंदर। इसका मतलब ये है कि अब जो सॉफ्टवेयर मैं बनाऊंगा वो उस डिस्पेंसिंग मशीन जो है उसके साथ कंपेटिबल होना चाहिए। अब आपने कभी फ्यूलिंग स्टेशन में जाए, वहां तो विंडोज नहीं चल रही होती, वहां तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब अगर मैं उससे ये पूछूं ही ना कि भाई ये सॉफ्टवेयर चलेगा कहाँ, तो मैं तो बना दूंगा विंडोज के ऊपर। बाद में पता चलेगा जब मैं पेट्रोल पंप पे डिप्लॉय करने जाऊंगा वो कहेगा यहाँ तो विंडोज का है। ये है टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट। कुछ क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छे ओ, एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया। बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, अब इंशाल्लाह संडे को मुलाकात होगी 4:30 बजे। इंशाल्लाह। ओके वासिम, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।